स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लोग आपके साथ अपने एक्सपेरिमेंटल सेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज के इस वीडियो लेक्चर में जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को बहुत जल्द हम लोग सिंपल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंटल डिमॉन्स्ट्रेशन की वीडियो देंगे। सो हियर वी आर। सो फर्स्ट पहले तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ लीजिए कि ये जो सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट हम लोग आज डिमॉन्स्ट्रेट जिसका करेंगे, आज जिसका एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे, ये आपके 11th करिकुलम में एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, आपके सिलेबस का हिस्सा है। साथ ही साथ क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए भी सिंपल पेंडुलम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो सिंपल पेंडुलम इज बेसिकली द एग्जांपल ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड एज फार एज वी टॉक अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन, so any type of motion in which the particle or a body executes its motion around its mean position, that type of motion is termed as a simple harmonic. तो सिंपल पेंडुलम में भी एक मीन पोजीशन के अराउंड हमारा पेंडुलम रोटेट करता है, ऑसिलेट करता है, और इसीलिए हम इसको भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जांपल कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, सेट ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि पेंडुलम की लेंथ और उसके टाइम पीरियड के स्क्वायर यानी टी स्क्वायर, सो एल एंड टी स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है और उस ग्राफ का स्लोप कैलकुलेट करना है। आगे इस वीडियो में मैं उस स्लोप, उस जो आपका एल टी स्क्वायर का जो ग्राफ है उसके स्लोप की क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है ये भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग को कैलकुलेट करनी है इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम। सो लेट मी टेल यू दैट सेकेंड पेंडुलम इज द पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड टाइम पीरियड के लिए किसी पेंडुलम की लेंथ कितनी होनी चाहिए, इफेक्टिव लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। एंड इन दिस एक्सपेरिमेंट वी ऑल्सो कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज स्मॉल जी ऑन द अर्थ। ऑन द अर्थ मीन्स उस जगह पर जिस जगह पर हम ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, सो हियर वी आर। सो ओके, नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट सेक्शन. Okay students, so now we are talking about our apparatus. Okay, so first we have this stopwatch, this normal mechanical stopwatch which is usually present in your physics laboratories. But अगर आप घर पे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं तो आप अपने फ़ोन की स्टॉप वॉच, आप सभी के सेल फोन्स में स्टॉप वॉच होती है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये एक सिंपल पेंडुलम का स्टैंड और पेंडुलम सेटअप है। ये बॉब है जो रोटेट करेगा, हुक से हम इसको कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ भी बता दूं कि जब हम पेंडुलम की लेंथ की बात करते हैं तो पेंडुलम की लेंथ में थ्रेड प्लस हुक प्लस बॉब के डायामीटर, इन तीनों चीज़ों को ही ऐड करते हैं। ये तीनों चीज़ें मिलकर पेंडुलम की लेंथ को डिसाइड करते हैं और इसीलिए बॉब के एक्सपेरिमेंट को, इस पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें बॉब के डायमीटर का पता होना भी ज़रूरी है। और यही कारण है कि इससे पहले लेक्चर वीडियो में मैं आपको वर्नियर कैलिपर की हेल्प से किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के डायमीटर को कैलकुलेट कैसे करते हैं ये बता चुका हूं। तो ये वही बॉब है जिस एक्सपेरिमेंट को हमने उस समय परफॉर्म किया था अपने डायमीटर कैलकुलेशन के लिए वर्नियर कैलिपर के एक्सपेरिमेंट में। सो सेम बॉब हमने यहाँ यूज़ किया है। तो वर्नियर कैलिपर की हेल्प से आप पहले इस बॉब का डायमीटर मेजर कर लीजिए और ये मीटर स्केल है। इस मीटर स्केल की हेल्प से हम थ्रेड से लेकर हुक तक की एक इफेक्टिव लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट सेट ऑफ रीडिंग के लिए अब हम यहाँ पर अपना एक्सपेरिमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैंने अभी जब वर्नियर कैलिपर से इसकी डायमीटर कैलकुलेट करी, सो डायमीटर ऑफ दिस बॉब इज अबाउट 1.15 सेंटीमीटर, इज अबाउट 1.15 सेंटीमीटर। एंड नाउ वी आर कैलकुलेटिंग द लेंथ ऑफ दिस थ्रेड विद हुक। ओके, okay, now so the length of this thread along with hook is about 45 centimeter. Okay, it is 45 centimeter and 1.15 centimeter is the length of, is the diameter of bob. So effective length is 45 plus 1.15, that is 46.15 centimeter. Once you get the length, then you can execute the oscillations. Oscillations के लिए भी कुछ हमारे पास रूल्स हैं, कुछ प्रिकॉशंस हैं। वो प्रिकॉशंस क्या है कि जब भी आप सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो सिंपल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते समय
आप सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशंस को काफ़ी ज़्यादा ना लीजिए, बड़े ऑसिलेशंस करने से बचिए, क्योंकि बड़े ऑसिलेशंस से होता क्या है, जितना बॉब एयर मीडियम में रहता है उतना ही ज़्यादा उसमें एयर फ्रिक्शन लगता है, जिस वजह से जो आपका ऑसिलेशन है, ऑसिलेशन का जो पाथ है वो स्ट्रेट लाइन ना होकर थोड़ा इलिप्टिकल हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि आप जब किसी पेंडुलम को रोटेट करते हैं तो इलिप्टिकल पाथ में रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। इस चीज़ से थोड़ा बचिए, क्योंकि अगर पाथ इलिप्टिकल हो गया तो उसके टाइम पीरियड में काफ़ी चेंज आ जाता है। इसीलिए हमें छोटे ऑसिलेशंस के ही कैलकुलेट करना है। इसीलिए एक छोटी लेंथ मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली है, एक रेफरेंस लाइन के रूप में ड्रॉ कर ली है, और इसी लाइन के अबाउट मैं अपने पेंडुलम को रोटेट कराऊंगा। तो पेंडुलम के ऑसिलेशन से पहले हम अपने स्टॉप वॉच को सेट कर लेते हैं, 0 पर फिक्स है। नाउ हम 20 ऑसिलेशंस के लिए टाइम सेकेंड को कैलकुलेट करेंगे। ओके, फॉर 20 ऑसिलेशंस हम इसको कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि 20 ऑसिलेशंस कब कंप्लीट होते हैं। ऑसिलेशंस को काउंट करना भी अपने आप में एक खेल है। आप बॉब जब यहां से यहां जाता है तो ऑसिलेशन नहीं पूरा मानते, ध्यान रखिएगा, मीन पोजीशन से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जाकर दोबारा दूसरी डायरेक्शन में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जाकर फिर जब वो अपनी मीन पोजीशन में आता है उसको हम 1 ऑसिलेशन कहते हैं। तो ऑसिलेशंस को काउंट करते समय भी आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो जो भी चीजें थी इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस वो मैंने आपको बता दी। नाउ वी आर गोइंग टू टेक आवर फर्स्ट सेट ऑफ रीडिंग। ओके, of reading. Now we are going to execute our pendulum. So here we are. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो हेयर वी आर। 20 ऑसिलेशंस के लिए हम लोगों ने अपनी टाइम को कैलकुलेट किया स्टॉप वॉच की हेल्प से, एंड इफ यू कैन सी हेयर, सो इट इज अबाउट 27 सेकेंड। 27 सेकेंड। ओके, सो अब हमारे पास टारगेट ये है कि 20 ऑसिलेशंस करने में इसको 27 सेकेंड लगे हैं, तो एक ऑसिलेशन को करने में कितना टाइम लगेगा। ओके, दैट इज द टाइम पीरियड। सो हियर इट इज वेरी इजी। इफ इट इज 20 ऑसिलेशंस फॉर 27 सेकेंड्स, देन द 1 ऑसिलेशन इज 27/20। सो दैट इज, कट कर दो, that is 1.35 second. So 1.35 second is your time period, and now you have to take the square of this because you have to draw the graph for time square. Okay, length versus time period square. So 1.35 times 1.35 and it is 1.82. That is 1.8225 seconds. So this is your first set of readings. Now for next set of reading you can change the value of the length of the pendulum. Again remember, अगर आपने बॉब को चेंज नहीं किया है तो बॉब का डायमीटर तो वही रहेगा, हुक का लेंथ भी वही रहेगी। सो अगर आप केवल लेंथ में चेंज करते हैं तो आप एक थ्रेड सिस्टम को बना सकते हैं, जैसे कि सिस्टम मैंने यहाँ बनाया है। अब मैंने यहाँ पर काफ़ी रैप्स ऊपर कर रखे हैं, काफ़ी टर्न्स अटैच कर रखे हैं। मैं 2-3 टर्न हटा देता हूँ तो ऑटोमेटिकली लेंथ थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। सो नाउ again we have to calculate the length of pendulum with the meter scale for this set of reading also. So about 53 centimeter. 53 centimeter is the effective length of thread along with hook. So the total length is 53 plus 1.15, that is 54.15 centimeter. Now we are going to take next time period slot for effective length 54.15 centimeter.
So again we placed the pendulum on our mean position, keeping pendulum at rest first, taking the stopwatch and reset it again, and now we are ready for take the readings. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So now again for 20 seconds, for 20 oscillations on the length 54.15 centimeter, we got the time about 28 seconds. Okay, here it is 28 seconds. So for 28 seconds, now we have to calculate again the time period. So the time period is 28 by 20, which means 1.4, and on taking the square of 1.4, we get the value. Just a minute. It is 1.96 second. 1.96 second. So now we have two set of readings. Remember 1.9 second time period, 1.9 second time period square value तक हम लोग पहुंच चुके हैं. And as we had talked about the second pendulum, so the second pendulum is the pendulum whose time period is 2 seconds. So its time period should be 4. Okay, तो हमें 4 टाइम पीरियड तक लेंथ कैलकुलेट करनी है. सो लेट्स इंक्रीज द लेंथ ऑफ पेंडुलम लिटिल बिट मोर टू गेट द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ टाइम पीरियड ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम. ओके, प्लीज प्ले करो. ओके स्टूडेंट्स, सो हम लोगों ने 2 सेट ऑफ रीडिंग्स कैलकुलेट कर लिए, और दोनों सेट ऑफ रीडिंग्स में जो हमारे टाइम पीरियड के स्क्वायर फंक्शन की जो वैल्यू थी वो एक में आई है 1.82 और दूसरे में 1.96, और हमारा टारगेट है 4. ओके, क्योंकि 4 टाइम पीरियड, अगर टाइम पीरियड स्क्वायर की वैल्यू 4 है, इट मीन्स द टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड, विच इज द टाइम पीरियड फॉर अ सेकेंड पेंडुलम. ओके, तो इसीलिए हमने इस बार अपनी लेंथ थोड़ी बढ़ा ली है, और लेट्स सी that what happened when we increase the length little bit in a greater amount. Okay, so same experiment, वही procedure, पहले हम length calculate कर लें. So it is about So it is about 1 point, so it is total 1 meter, 100 centimeter along with the bob, because 89 point something is the length for thread and hook, and as we know that 1.15 is the diameter of bob. So on adding that we get the effective length L, 100 centimeter. Okay, so now we will calculate the 100 centimeter length pendulum with respect to the time period, and let's see what happened when we calculate this expression, this particular set of reading. Okay, so again फिर से ध्यान रखिएगा, छोटे oscillations, exact timing and proper counting of oscillations. The pendulum. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
So for 20 oscillations on this length, you get the approximate value of time period is about 39 to 40 seconds. Okay, so now we will calculate this set of reading also with respect to the time period square and the length. So we get the time period is 40 by 20, that is 2 seconds, and the time period square is 4 second square. So now we will plot this value on the graph paper and let's see what happen when we get the slope of this system. Okay students, so जो भी अभी हमने एक्सपेरिमेंट करा, जो भी हमने रीडिंग्स निकाली, उसको मैंने एक टैबुलेटेड फॉर्म में आपके लिए यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है. देखिए हमने जो लेंथ कैलकुलेट करी थी वो सेंटीमीटर में थी, इसीलिए एक कॉलम है जो लेंथ को सेंटीमीटर में रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर में. ठीक है, जो टाइम हमारा कैलकुलेट हुआ था 20 ऑसिलेशंस के बेस पर, उसमें हमने 20 से डिवाइड करके टाइम पीरियड निकाल लिया जो कि सेकंड में निकला. गुड. और उसका स्क्वायर के लिए एक और टेबल बना ली. तो हमें जो ग्राफ प्लॉट करना है वो हम टाइम स्क्वायर और सेंटीमीटर वाली लेंथ में भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, या हम मीटर वाली वैल्यूज ले लें और फिर टाइम स्क्वायर के साथ कर सकते हैं. दोनों ही कंडीशंस में जो रिजल्ट है उसमें कुछ चेंज नहीं होता, वो चीज़ सेम ही रहती है. तो उसका एक शेमेटिक ग्राफ एक मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है. चूंकि मेरे पास यहाँ ग्राफ तो है नहीं, सो एक आइडियल ग्राफ तो इसे नहीं कह सकते, बट एक रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पर आपको बनाया है. यू हैव टू डन बाय इट योर ओन सेल्फ. तो बात जब स्लोप की करते हैं, जब बात हम स्लोप की करते हैं, तो बेसिकली हमें अपने कर्व में उसका प्रोजेक्शन देखना होता है वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर. जैसे कि अगर हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला की बात करें तो सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है t इक्वल्स टू 2 पाई रूट L ओवर G, वेयर L इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम, T इज टाइम पीरियड एंड G इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और अगर आप इस फॉर्मूले में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करें, आप दोनों तरफ स्क्वायर कर लें, तो t स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर टाइम्स L ओवर G. और यहां से आपको एक रिलेशन मिलता है, दैट इज G इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर L बाई टी स्क्वायर, L बाई टी स्क्वायर. नाउ अगर आप ऑब्जर्व करें इस फॉर्मूले में, तो जो 4 है और पाई स्क्वायर है ये अपने आप में कांस्टेंट एंटिटीज हैं. ये कैसी एंटिटीज है? कांस्टेंट है. ये तो कांस्टेंट है. तो अगर कांस्टेंट को हटाते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाना होगा, है ना. यानी ये जो L बाई टी स्क्वायर है, L बाई टी स्क्वायर जो ये रेशियो हमें मिल रहा है, इस रेशियो के स्लोप में अगर हम, या इस ग्राफ के स्लोप में हम अगर 4 पाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मिलनी चाहिए. तो यही हमारा एक ऑब्जेक्टिव भी है. तो ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो स्लोप कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्शन किसका किस पर है. अगर हम इस कर्व की बात करें तो इस कर्व में अगर हम यहां से यहां पर एक प्रोजेक्शन डाल दें इस तरह, और एक प्रोजेक्शन नीचे इस तरह डाल दें, जो कि आपको दिख भी रहा है, तो आपके पास एक एंगल बन रहा है. मान लीजिए इसे हम थीटा कह दें. तो इस पॉइंट को अगर हम A कह दें, इस पॉइंट को हम B कह दें, इस पॉइंट को C कह दें, तो ट्रायंगल ABC आपको इसमें बहुत आसानी से दिख रहा होगा. इस ABC में अगर हम tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो tan थीटा की वैल्यू कुछ नहीं, हमारा स्लोप की वैल्यू हमको मिल जाएगी. ठीक है, वो हमें हमारी स्लोप की वैल्यू देगा. तो अब है क्या, आप अगर ध्यान से देखें तो थीटा अगर आप ये लेंगे, अगर आप इस थीटा को कैलकुलेट करेंगे, इस एंगल को कैलकुलेट करेंगे, एक एंगल यहां पर ये फाई भी है और ये 90 डिग्री आपको दिया ही हुआ है. अगर आप इस थीटा को कैलकुलेट करें तो इस थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, यानी BC परपेंडिकुलर होगा, और बेस क्या होगा? AB. अब ध्यान दीजिए, ये BC क्या बता रहा है आपको? टाइम स्क्वायर. ये BC तो टाइम स्क्वायर बता रहा है. तो यहां पर तो फॉर्मूला हो गया टी स्क्वायर बाई AB, यानी L. AB L को बता रहा है, तो टी स्क्वायर बाई L यहां पर हो गया. पर आपको कैलकुलेट करना है L बाई टी स्क्वायर. तो आप
यहां से कैलकुलेट कर लीजिए और फिर इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप फाई बदल दें, ठीक है, आप एंगल ये ले लें, लेकिन हमें एंगल यही लेना होता है। हॉरिजॉन्टल के रिस्पेक्ट में हम हमेशा अपना स्लोप कैलकुलेट करते हैं, जिस वजह से हमें एंगल तो यही लेना होगा। तो आप यहां से t²/l कैलकुलेट करें, उसकी मल्टीप्लाई करें, उसका रेसिप्रोकल कर लें और फिर 4π² से मल्टीप्लाई करें, तो आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। आप ये वैल्यू मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैन्युअली कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि अगर आप यही थर्ड इक्वेशन की अगर हम बात करें, थर्ड सेट ऑफ रीडिंग की बात करें, तो यहां पर अगर हम वैल्यू रखते हैं g = 4π² यानी 4 × 3.14² टाइम्स l मीन्स दैट इज 1 मीटर, 1 that is time square, time period square, that is 4. So it is almost 9.82 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको वैल्यू जो है जी की मिल यहां पर जाती है। तो ये सिंपल पेंडुलम का एक एक्सपेरिमेंट आपके 11th सिलेबस में है। आई होप ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको घर पर जरूर परफॉर्म करें। ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसको परफॉर्म करने के लिए आपको एक्चुअली में लैब की जरूरत नहीं है, आप अपने घरों में भी परफॉर्म कर सकते हैं। बड़ा सिंपल है। आप अपने घर में किसी वुडन ब्लॉक को ले लीजिए, कहीं अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो तो उसमें एक कील गाड़ लीजिए, एक कील गाड़ लीजिए इस तरह दीवार में, और वहां से एक आपके घरों में धागा होगा। आपकी माताजी वगैरह लोग अक्सर सुई धागे का कुछ ना कुछ काम जरूर करते होंगे, तो धागा भी आपके पास होगा। और अगर बॉब ना हो, आपके पास बॉब ना हो, तो बॉब की जगह कोई भी एक आइडियल स्फेरिकल शेप का मार्बल ले सकते हैं। कंचे आप देखते होंगे, कंचा आप ले सकते हैं, उसको कनेक्ट कर लीजिए, बांध लीजिए, और इस तरह आपका एक सिस्टम बन जाएगा। पेंडुलम के लिए आपको स्टॉप वॉच की जरूरत होती है, तो वो आपका सेलफोन काम कर देगा। आप सभी के पास सेलफोन होगा, सेलफोन आपका स्टॉप वॉच का काम कर देगा, ठीक है। तो सारी चीजें आप आसानी से अरेंज करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको बहुत ज्यादा किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज के इस एक्सपेरिमेंट वीडियो में इतना ही। कल हम लोग या नेक्स्ट बार हम लोग अगली बार अगले किसी एक्सपेरिमेंट को लेकर आपके सामने आएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू लर्नर्स।